So we will start with the last few remaining topics of EMI. And if you remember, हमारा जो last topic हमने cover किया था, that was energy density. उसके बाद का topic था mutual inductance. So next topic is mutual inductance. Mutual inductance या फिर coefficient of mutual induction. म्यूचुअल इंडक्टेंस ये कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसको आप कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हो। कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? तो हमारे पास दो कॉइल्स है, वी हैव टू कॉइल्स। एक कॉइल को यू हैव अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड व्हिच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल, और आपके पास एक और कॉइल है जिसको आपने एक सोर्स मतलब बैटरी कनेक्ट करके रखा है थ्रू अ की। It is called as primary coil. तो आइडिया यार इस जैसे ही आपने प्राइमरी कॉइल में की क्लोज किया तो करंट इन द प्राइमरी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एंड सिंस देयर इज चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी, द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी विल चेंज। लेकिन ये जो प्राइमरी का फ्लक्स है इट इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी। तो बिकॉज द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी चेंजेस, hence the flux linked with the secondary also changes, and hence an EMF is induced in secondary coil. इसको आप बोलते हो म्यूचुअल इंडक्शन। The phenomena of production of induced EMF in a coil due to change in the current in the neighboring coil is known as mutual induction. यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में, दूसरे कॉइल में करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी में। तो दैट इज द आइडिया। तो ये एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जैसा ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सेल्फ इंडक्शन में चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल था, ईएमएफ इंड्यूस इन द सेम कॉइल था। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी में, करंट चेंज हुआ है प्राइमरी में। तो अगर आपको याद होगा, टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। तो फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी m into current in the primary, where m is called as mutual inductance or coefficient of mutual induction. Is that clear? Phi s is the flux linked with secondary. Flux linked with the secondary will depend on current of the primary. प्राइमरी में करंट बढ़ेगा तो प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ेगा, जो सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है तो सेकेंडरी का फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस किस में होगा? सेकेंडरी में, which is equal to minus d phi s by dt. तो minus d dt of phi s is MIP. So therefore ES equal to minus M DIP by dt. यहाँ तक क्लियर? गुड। तो यहाँ से आपको m मिल जाएगा, m इक्वल टू E अपॉन DIP बाय dt। मैंने माइनस नहीं लिखा, मतलब मैं क्या दे रहा हूँ? मॉड। तो ये हो गया आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन वन कॉइल टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंडरी, मतलब अदर कॉइल, सेकेंड कॉइल, नॉट सेकेंडरी कॉइल। EMF किसमें इंड्यूस हुआ? सेकेंडरी में। करंट किसमें चेंज हुआ? प्राइमरी में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ EMF induced in one coil to that of rate of change of current in the second coil, other coil. Okay, clear? तो इतना आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और मैं इसके डायमेंशंस बताऊंगा नहीं, ऐसा यूनिट बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी किया है ये इसमें, सेल्फ इंडक्टेंस में। लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी। इट इज मेजर्ड इन हेनरी, ये पता होना चाहिए। इसके बाद if I remember correctly, coefficient of coupling of two circuits है। इसके बाद का टॉपिक है coefficient of coupling of two circuits। तो next topic is coefficient of coupling। अब ये coefficient of coupling मतलब क्या? तो देखो, म्यूचुअल इंडक्शन में करंट चेंज होता है एक कॉइल में
मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है एक कॉइल में, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ। हो सकता है प्राइमरी कॉइल का 50% लिंक्ड है सेकेंडरी के साथ। तो प्राइमरी कॉइल का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, ये बताने के लिए हमको पैरामीटर चाहिए जिसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज द मेजर ऑफ पोर्शन ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी दैट इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी। प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ओके राइट। तो एक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यू नीड टू नो बेसिक आइडियाज। तो आपको याद है ये स्टार्ट कहां से करते हो डिराइव करना? डू यू रिमेम्बर? म्यूचुअल इंडक्टेंस। Mutual inductance M is directly proportional to E21, where E21 is a flux induced in secondary due to field of primary. E21 EMF induced in the secondary due to flux of primary. Due to flux of primary. Equation number 1. Now that clear? Good. But if you remember, E21 खुद किस पे डिपेंड करता है? N2 पे। क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजों पे डिपेंड करेगा E21। नंबर वन, E21 नंबर 1 इसमें बोला है E21 1 क्या बताता है आपको? फ्लक्स ऑफ प्राइमरी। मतलब फ्लक्स किसने जनरेट किया? प्राइमरी ने। तो या तो प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ना चाहिए, प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ेगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स अपने आप ही बढ़ेगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा। या फिर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं सेकेंडरी में, देखो टोटल फ्लक्स कैसे लिखा था आपने? टोटल फ्लक्स वाज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। तो ये जो E21 है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो प्राइमरी कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है उस पे, और दूसरा सेकेंडरी में कितने टर्न्स है उस पे। प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ गया तो भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स तुमने सेकेंडरी में बढ़ा दिए तो भी बढ़ेगा। तो E21 डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स N2 and Phi1। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, या फिर अभी आपको और भी सॉल्व करना तो करो, आखिरी में लिखेंगे फिर। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास प्राइमरी है, 5 टर्न्स है, इसमें से करंट I है। मेरे पास और एक प्राइमरी है, इसमें 10 टर्न्स है, इसमें से भी सेम करंट I है। तो ज्यादा फ्लक्स किसने जनरेट किया? सेकेंड कॉइल ने। क्यों? मतलब फ्लक्स Phi1 किस पे डिपेंड कर रहा है? तो Phi1 खुद किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, राइट। बट यू कैन से फ्लक्स Phi1 itself is proportional to N1, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you can say that E21 is proportional to N2 into N1, equation number 4। From equation number 1 and 4, you have mutual inductance M, which is directly proportional to E21 मतलब N2 into N1। Now the clear? Good, right? So therefore, what you can have is M is equal to some constant of proportionality K known as coefficient of coupling N2 into N1। तो K is known as coefficient of coupling। ये आ गया coupling coefficient। This is coupling coefficient। Coefficient of coupling is K। तो K की वैल्यू 1 मतलब परफेक्टली कपल्ड, मतलब पहले कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ। K की वैल्यू अगर 0.5 से 1 के बीच में आती है तो इसको बोलते हो स्ट्रांगली कपल्ड। If the value of K is between 0.5 to 1, then it is said to be strongly coupled, right? अगर K की वैल्यू 0.5 से कम होती है तो लूजली कपल्ड। तो मैं वापस एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू E21, where E21 is a EMF induced in secondary due to flux of
primary. E21 is the EMF induced in secondary due to flux of primary. But E21 ये खुद डिपेंड करता है N2 और phi1 पे, क्योंकि वेरी ऑब्वियस, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बढ़ा दूं तो ज्यादा फ्लक्स लिंक हो जाएगा, या फिर अगर मैं पहले का फ्लक्स बढ़ा दूं तो भी EMF इंड्यूस ज्यादा होगा। लेकिन phi1 खुद किस पे डिपेंड करता है? N1 पे। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा M प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू N1। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा इसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देन you have one last topic in this chapter, that is transformers। तो बहुत ही सिंपल आइडिया है। तो ट्रांसफॉर्मर में व्हाट यू हैव इज, हमारे पास बेसिकली ऐसा है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर का मैंने आपको यूज बताया था, याद है कि इसका यूज क्या है? EMF इंड्यूस कब होता है? जब फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स चेंज कब होता है? जब करंट चेंज हो। करंट चेंज तुम किस में करोगे? प्राइमरी में। और ये करंट चेंज प्राइमरी में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसका चेंज होगा? प्राइमरी का। ये प्राइमरी का फील्ड जो है, फ्लक्स जो किसका चेंज होना चाहिए? सेकेंडरी के साथ। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है इस पे दो वाइंडिंग होते हैं, एक तो आप बोलते हो प्राइमरी वाइंडिंग, एक तो आप बोलते हो सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग इनपुट के लिए होता है और सेकेंडरी आउटपुट के लिए होता है। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा हुए तो स्टेप अप, मतलब अगर 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो तो आपको 230 से ज्यादा मिलेगा। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हुए तो स्टेप डाउन, बराबर। तो यहां याद रखना, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसका रोल क्या है? इसका रोल है टू लिंक द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी विथ सेकेंडरी। प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक करना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रास्ता देना है जाने के लिए। दैट इज द आइडिया। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का। तो अगर प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। प्राइमरी का खुद का फील्ड खुद के साथ क्या है? लिंक्ड है। और उसका फील्ड किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ। तो प्राइमरी का फ्लक्स खुद के साथ भी लिंक्ड है और सेकेंडरी के साथ। तो अगर मैं करंट की वैल्यू चेंज करता हूँ प्राइमरी में तो फ्लक्स चेंज होगा, और ये फ्लक्स दोनों के साथ लिंक्ड है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो EMF दोनों में इंड्यूस हो जाएगा। तो देयर विल बी EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी एज वेल एज इन सेकेंडरी। और आपको पता है EMF इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस डी फाई बाई डी टी। यहां तक क्लियर? बराबर। लेकिन आपको पता है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी? NP इंटू फाई। व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी? NP इंटू फाई। क्यों NP इंटू फाई? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। और आपको पता है हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स है? फाई। तो NP इंटू फाई, where NP is the number of turns in primary and phi is the flux linked with each turn. Similarly, it is minus d dt of ns phi, where ns is the number of turns in secondary and phi is the flux linked with each turn of secondary. तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो EP बाय ES इक्वल टू, और बाय द वे ये NP कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर d फाई बाय dt, और ये NS कांस्टेंट है ये भी आ जाएगा ds बाय d फाई बाय dt। तो जब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा? NP बाय NS माइनस माइनस हो गया प्लस d फाई बाय dt, d फाई बाय dt हो गया कैंसल। तो EP बाय ES इक्वल टू NP बाय NS। यहां तक क्लियर? इसको बोलते हो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, और राइट हैंड साइड को बोलते हो टर्न्स रेशो, क्योंकि ये क्या है? रेशो ऑफ टर्न्स है। इक्वेशन को क्या बोलते हो? ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को क्या बोलते हो? टर्न्स रेशो। यहां तक क्लियर? अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर हुआ तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपको पता होना चाहिए पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। पावर होता है V इंटू आई, यहाँ पे E इंटू आई। इनपुट EPIP, आउटपुट ESIS। तो यू हैव इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। किसके लिए? आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। किसके लिए? आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। किसके लिए? वेरी गुड। हमारे पास इक्वेशन में क्या था? EP बाय ES।
तो EP बाय ES क्या आएगा, IS बाय IP, इक्वेशन नंबर 2, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you have EP by ES equal to NP by NS equal to IS by IP, IS by IP। तो अब इस इक्वेशन से आपके पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर बनते हैं। एक होता है स्टेप अप, स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। गलत बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो। सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा होंगे, प्राइमरी में कम होंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी। इसको क्या बोलते हो, स्टेप अप। इसको क्या बोलते हो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो NS बाय NP विल बी, NS by NP will be greater than 1, NS by NP will be greater than 1। अगर NS by NP greater than 1 है तो ES by EP भी greater than 1 है, मतलब ES greater than EP है। तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। What is EMF? तो what is EMF in secondary greater than EMF in primary? तो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ गया, प्राइमरी का कम है, तो क्या बोलोगे इसको, स्टेप अप। लेकिन करंट का उल्टा होता है, क्योंकि देखो NP बाय NS इज IS बाय IP। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, IS बाय IP ग्रेटर देन 1, तो IS ग्रेटर देन IP। तो सेकेंडरी में करंट ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। वोल्टेज तो बढ़ गया लेकिन करंट क्या हो गया, डाउन। तो स्टेप अप कौन हुआ, वोल्टेज, और स्टेप डाउन कौन हुआ, करंट। लेकिन हम जो नाम देते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन, वो हम देते हैं बेस्ड ऑन EMF। तो इसको क्या बोलोगे, स्टेप अप। स्टेप डाउन में क्या होगा, उल्टा होगा। हाँ हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम उससे ज्यादा तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। फॉरगेट अबाउट दिस इज राइट, बराबर। ये अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, दैट इज द आइडिया। तो वो तुम सॉल्व करने का तुमको मिल जाएगा, IS इज लेस देन IP। लेकिन स्टेप अप स्टेप डाउन नाम किससे दिया तुमने, EMF। तो स्टेप अप के लिए नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने होने चाहिए, ज्यादा की कम, ज्यादा। और स्टेप डाउन के लिए कम होना चाहिए। अदर क्लियर? तो दैट इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।